और चलिए फटाफट आपको दो टूक के सवाल बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या पीडीए यूपी का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है? ये हमारा पहला सवाल। इस सवाल के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए आप कि क्या पीडीए यूपी का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जिस तरीके के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या योगी का हमला अखिलेश की रणनीति पर सवाल है? क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो रणनीति बनाकर चल रहे हैं, क्या उसी पर सबसे बड़ा हमला किया गया है क्या? और सवाल नंबर 3, क्या यूपी में पिछड़े वोटों के लिए सियासी जंग देखने को मिल रही है? इसी क्रम में बयान दिए जा रहे हैं। सवाल नंबर 4, क्या एसपी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अपमान किया, जैसा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि न्यूनतम शिष्टाचार भी नहीं निभाया गया? सवाल नंबर 5, क्या पीडीए की परिभाषा एसपी के लिए चुनौती बन रही है क्या? इसीलिए बार बार अलग अलग परिभाषा बदली जा रही है, क्या कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है क्या? ये 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सीएम योगी के हमले के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है, वो भी देखना और सुनना बहुत जरूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारा पीडीए एकजुट था और एकजुट ही रहेगा। हम हर उस पिछड़ा, दलित, आदिवासी, पंडित, पीड़ित सबकी बात करते हैं जो सरकार से परेशान है। ये समाजवादी पार्टी की दलील है। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, भाजपा के पी का मतलब पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता वो पाकिस्तान जाके जिन्ना की मजार पे जाके आंसू बहा के आए थे। भारतीय जनता पार्टी के पी का मतलब पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि उनके नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना के आए थे। समाजवादी पार्टी के पी का मतलब पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का पी का मतलब पंडित है। वो पिछड़ा जिसके हक, अधिकार और आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने खाने का काम किया। वो ब्राह्मण, वो पंडित जिसके साथ लगातार उत्तर प्रदेश में अन्याय कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और चलिए मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश अहीर साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में राकेश अहीर भाई आपसे ही कर रहा हूँ। जब से समाजवादी पार्टी ने पीडीए की परिभाषा दी है, उसके बाद से और अब तक एक बार नहीं कई बार पीडीए की अलग अलग परिभाषा दी गई है। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, कभी पिछड़ा दलित आदिवासी हुआ, कभी पंडित दलित आदिवासी हुआ, कभी पीड़ित दलित आदिवासी हुआ। तो आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को ये कहा जाए कि आपका पीडीए उसी तरीके से बदल रहा है जिस तरीके से गिरगिट अपना रंग बदलता है। जवाब आपका। अमित भाई, हम तो जानना चाह रहे हैं कि पीडीए इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपना रंग बदल रहे हैं और पीडीए का बिना नाम लिए उनका कोई संबोधन पूरा नहीं हो पा रहा। आप जिस बाबूजी के श्रद्धा सुमन की बात कर रहे थे, जिनका एक इतिहास बता रहे थे मुख्यमंत्री जी, अगर आज वो बाबूजी अगर जिंदा होते कल्याण सिंह जी, तो वो सबसे ज्यादा दुखी होते अमित भाई, क्योंकि उन्होंने राम आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में थे। और जिस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती हुआ, अगर वह जिंदा होते तो सबसे ज्यादा दुखी होते भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से। और भारतीय जनता पार्टी की एक कृत्य नहीं है। जिस पिछड़ा की बात कर रहे थे, जिन पिछड़ा को साधने की बात कर रहे थे, मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि 11,512 खेमचंद जी अभी नहीं, खेमचंद जी आऊंगा मैं आपके पास। आप कंप्लीट करिए अपना। राकेश भाई एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप सवाल पूछिएगा बारी बारी से, प्लीज सर, प्लीज। देखिए, डिबेट का एक डेकोरम है, तो उसको मेंटेन करिए। और दूसरा ये वाला इल्जाम लगाने से बचिएगा कि आपने उनको ज्यादा मौका दिया, हमको कम मौका दिया, हमको बोलने नहीं दिया। जहां लगेगा टोका टाकी होगी। ठीक है, आप कंप्लीट करिए राकेश भाई। जी को चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ा याद आ रहा है। इनके सहयोगी मंत्री संजय निषाद आरक्षण की अलाप रहे हैं, इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। तो इनके लोग जब चुनाव आता है तो ये पिछड़े की याद करते हैं, दलित को याद करते हैं और पिछड़े दलित के महापुरुषों को याद करते हैं। इनकी नैतिकता और बुनियादी चरित्र लोकतंत्र विरोधी है और पूरा पिछड़ा दलित समाज ये जान चुका है और इनकी नींव खसक चुकी है। जिस हिंदुत्व की राजनीति पे आए थे, ये वो हिंदुत्व का जो पोल है वो खुल गया अमित भाई। सब जान गए कि ये गौकसी। खेमचंद जी आप काउंटर करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी सवाल जो उनका कहना है कि आप हमारे पीडीए से इतना भयभीत हो गए हैं कि बिना पीडीए का नाम लिए आपका काम नहीं चल पा रहा है। राकेश भाई आगे आपकी बात आगे, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा। एक बार पहले राउंड में सबके पास चला जाऊं। खेमचंद शर्मा जी, इतना ज्यादा संक्रमित हो गया है कि जहां जाते हैं उसका मतलब ही बदल देते हैं। प्लीज राकेश भाई, जब रोका जाए तो रुक जाया करिए। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, जब रोका जाए तो रुक जाया करिए। पहले राउंड में आपकी बात आ गई, अब सुन लीजिए, उसके बाद में फिर से आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी। अमित जी,
इनका पीडीए का डेफिनेशन इतनी ज्यादा संक्रमित हो चुकी है, इतनी ज्यादा मल्टीपल उसकी डेफिनेशन आ चुकी है कि लोगों को समझ में नहीं आता। कहीं पिछड़ा कहते हैं, कहीं पंडित कहते हैं, और धीरे धीरे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत वो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाता है। हाँ। अब ये खुद ही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि किसी शब्द का मतलब क्या है। लगातार इनको चेंज करना पड़ रहा है। कभी कह रहे हैं पिछड़ों के रिजर्वेशन की बात भी करता है, कभी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की बात करता है। तो ब्राह्मणों की बात जो अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी है, आप दोनों की बात पी के अंतर्गत कैसे कर रहे हैं? और आपकी संकुचित सोच है, आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, दोनों रुकिएगा। राकेश भाई आपको आवाज आ रही है? राकेश भाई आपको आवाज आ रही है? राकेश भाई आपको आवाज आ रही है? कोई उत्तर प्रदेश आवाज नहीं जा रही क्या उनको? राकेश भाई आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है सर? राकेश भाई आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही सर। प्लीज सर, ये चौराहे वाली तूतू में मत करिए, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, अपना पक्ष रखिएगा। काउंटर याद आए आप उंगली उठाइएगा, मैं मौका दूंगा वो भी करिएगा, लेकिन ये मत करिए सर। जब कोई और बोल रहा है तो उस वक्त सुनिए, ताकि आप सवाल अपना पिरो पाइए ना। आप लगातार धारा प्रवाह बोलते रहेंगे, अगले को सुनेंगे नहीं तो जवाब कहां से देंगे? आपको मैंने पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात रख दी, अब अगला उसका जवाब दे रहा है। आप सुनिए साहब, इतना तो करना पड़ेगा ना। ये चौराहे की तूतू में थोड़ी ना है सर। ठीक है, अब ऑडियो डाउन करिएगा। खेमचंद जी कंप्लीट करिए जल्दी से आप। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो भ्रामक है, और उसकी जो डेफिनेशन इसीलिए बार बार बदल रही है। उनकी कोई फिक्स रीति नीति नहीं है, कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है परिवारवाद और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है वो ये करते हैं। मुस्लिमों में भी जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनकी राजनीति ये लोग करते हैं। और एक परिवारवाद, मतलब जो अखिलेश जी का परिवार है, उसी परिवार में से एमपी बनने चाहिए, एमएलए बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने चाहिए, महासचिव बनने चाहिए। तो एक जो कोठरी बनी हुई है उसी की चिंता इनको है। और आज इनका राजनीतिक जो धरातल है वो खिसक चुका है धीरे धीरे। आपने जितने भी उपचुनाव हुए उसमें देखा कि इनकी जो वोट परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली गिरी, और ये जीत भी नहीं पाए। मैं ऐसा समझता हूँ आने वाले इलेक्शन में इनका जो नंबर्स हैं वो 20-30% रह जाएंगे। जिस तरीके से आरजेडी बिहार में बड़ी बड़ी लीगें हार रही, इसी पर एक काउंटर ही है ना खेमचंद भाई, 25 के आसपास आप उनके पीडीए को उनके पास रहने दीजिए। अगर वो अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं तो उनका वोटर तय करेगा ना कि वो कंफ्यूज है या नहीं। आप तो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, आप वही करिए। आप बार बार पीडीए पर अटैक क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप सबका साथ सबका विकास की बात ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि अगर वो पीडीए की बात कर रहे हैं तो पी का मतलब है क्या? अरे तो आप उनके चुनाव की तैयारी थोड़ी ना करवा रहे हैं। उनका वोटर कंफ्यूज होगा, वो जाने, आप क्या परेशान हो रहे हैं इतना? सुनिए ना, माननीय कल्याण सिंह जी की सभा में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी को माना जाता है। आप याद दिला रहे थे अपने वोटर को, पिछड़ा वोट बैंक को आप याद दिला रहे थे कि वो भले पीडीए बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए के नेता कल्याण सिंह जी थे, और उसके बाद उनकी विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। मैं वरुण जी को चर्चा में शामिल करूंगा। आगे खेमचंद भाई आपकी बात आ गई। वरुण जी, क्या वाकई में ऐसा है क्या कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को लेकर कंफ्यूज है? एक पॉइंट ये, और दूसरा जो बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से आज की, जो न्यूनतम जो सहानुभूति होती है, जो श्रद्धांजलि होती है, जो व्यवस्था होती है, वो भी नहीं निभाई गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। बाबूजी को अंतिम श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई। देखिए, अमित जी कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था कल्याण सिंह जी की तरफ से। उसमें इस प्रकार की राजनीतिक बात करना इस बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री वहां भी राजनीति करने से नहीं छूटे। अगर सम्मान होता है किसी की श्रद्धांजलि सभा में तो उन्हीं की आवाज बढ़ाइएगा थोड़ा सा। कल्याण सिंह जी ने इस प्रकार से बीजेपी ने कल्याण सिंह जी का अपमान किया, उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी, फिर वापस आए। ऐसा ये सबको पता है किस प्रकार से कल्याण सिंह जी का इन्होंने अनादर किया। अभी इस सभा के अंदर इनको ये पीडीए, टीडीए, सीडीए याद आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि मानसिक रूप से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं अखिलेश यादव से और दूसरी इंडिया अलायंस की पार्टियों से। क्यों हो चुके परेशान, मैं बताऊं। क्योंकि इनका सारा ध्यान जो केंद्रित है वो जनता की भलाई में नहीं है। छोटे छोटे आदमियों के, गरीब लोगों के, आम आदमी की बुलडोजर चला दो। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनके ऑर्डर निकाल दो, साहब स्कूल में आप जा नहीं सकते, पत्रकार भी नहीं जा सकते, वो भी नहीं जा सकते। आप देखो
मैं इस पे नहीं जा रहा किस पार्टी के साथ हैं। बच्चे पूरे देश परेशान, आम आदमी परेशान, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान। मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी समझते हो इस बात को। आप जब ड्यूटी से ऑफ होके जाओगे आपको भी पता है बात की इस समय बाजारों का। वरुण जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं उसको दुरुस्त करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज ठीक करिएगा ऑडियो, उसके बाद मैं जाऊंगा आपके पास। राकेश अहिर भाई, आप काउंटर करिएगा जो बात खेमचंद जी की तरफ से कही गई है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आज वो बाबूजी भी शर्मिंदा होते अगर होते तो, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की, जिस तरीके से राम मंदिर में चंदे का गबन किया गया, चढ़ावे का गबन किया गया, आज उनका मन पीड़ित होता। लेकिन क्या इसीलिए आपने उनसे दूरी बनाए रखी? क्या आप इसीलिए उनकी अंतिम यात्रा में नहीं गए कि उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था? राम मंदिर आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की, उस वक्त उन्होंने वहां पर गोली नहीं चलवाई जैसा आपकी सरकार में हुआ था, इस वजह से आपने दूरी बनाए रखी। जो न्यूनतम किसी को सम्मान दिया जाता है किसी के नहीं रहने के बाद, वो भी आप लोगों ने नहीं किया, क्या यही कारण था क्या? मैं अमित भाई, तो पहले मैं खेमचंद जी का 2 सवाल में जवाब दे देता हूं। एक, इन्होंने परिवारवाद की बात किया। मैं जानना चाहता हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद से आते हैं कि नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके जितने नेता हैं, अमित शाह जी के बेटे या रक्षा मंत्री जी के बेटे, वो परिवारवाद से आते हैं कि नहीं आते हैं? उनका परिवारवाद है कि नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, जब मुसलमान की बात करते हैं तो हम तो ये कैसे खेमचंद जी भूल जाते हैं कि जब ईदी होती है तो प्रधानमंत्री जी अपने घर खाना नहीं खाते, मुसलमान के घरों से खाना आता है और उन्हीं के घर से खाना खा के जो है लोग सोते हैं। तो खेमचंद जी ये क्यों भूल जाते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री जी को खाना खिलाते हैं और प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते हैं। अब बिहार, इन्होंने बिहार भी चले गए। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में गिरे हैं और यहाँ तक गिरे कि उन्होंने बूथ अध्यक्ष हार गए। ये बिहार की जनता ने संदेश दिया कि सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बूथ हार गए और विधानसभा भी हार गए। ये रही इनकी बात। अब मैं आता हूँ इनके पिछड़ापन पे। इनके पिछड़ापन पे आज विनय कटियार कहाँ है? नहीं आ रही, किसी की बात क्लियर नहीं आ रही। प्लीज खेमचंद्र जी, बार बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ रहा है। साहब मैं आऊंगा डिबेट में, आप 3 ही लोग हैं ना, मैं चौथे के पास थोड़ी ना जाऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। राकेश भाई, जो सवाल मैंने पूछा था अभी तक आप उस पर नहीं आए, अभी तक आप उस पर नहीं आए कि आपने कल्याण सिंह जी की अंतिम यात्रा में दूरी क्यों बनाए रखी, आपने अंतिम दर्शन क्यों नहीं किए, आपने श्रद्धांजलि क्यों नहीं अर्पित की? जबकि मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव जी की जब अंतिम यात्रा निकली थी, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए थे। और राजनीति में होता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जब कोई पूर्ण हो जाता है, किसी का देहांत होता है, निधन होता है, तो सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। क्या आपने दूरी इसीलिए बनाई रखी क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, हिंदू हृदय सम्राट उनको कहा जाता था? अमित भाई, ऐसा समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरीके का भाव नहीं रखी है। फिर क्यों? और आप जानते होंगे कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नेताजी के साथ अलायंस भी था और भारतीय जनता पार्टी से अलग पार्टी भी बनाई। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज विनय कटियार पिछड़े के नेता हैं, नहीं दिया आपने, उमा भारती फिर जवाब नहीं दिया। क्या वाकई में नहीं है क्या इसका जवाब आपके पास? क्यों नहीं गए थे? अभी हाल ही में हमने देखा, जब जवाब सिर्फ वही लेना। अभी हमने हाल ही में देखा जब प्रतीक यादव जी का निधन हुआ तो कैसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी नेता गए थे ना अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन जब बाबू जी का निधन हुआ था, कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, कोई भी नहीं गया था। एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे साहब वो। नहीं, हमारे पार्टी के नेता गए थे, ऐसे नहीं गए थे साहब, नहीं गए थे। प्लीज राकेश भाई, इसको डिफेंड मत करिए, इसको स्वीकार करिए। हो गया पिछड़ों की राजनीति, उनके वोट बैंक की बात एक तरफ है, लेकिन यहाँ आप दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए थे। नहीं, दलगत राजनीति हम लोग कभी निधन पे एक ट्वीट तक नहीं आया था साहब, एक ट्वीट तक नहीं आया था राकेश भाई। हमारे नेता जब देश के बाहर थे। ठीक है, बाकी आपने पी से परिवारवाद का जिक्र किया, उस पर मैं काउंटर ले लूंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी अपनी बात कंप्लीट कर लेता, उनकी आवाज आ गई। प्लीज आगे आपकी बात आ गई, वरुण पुरोहित जी कंप्लीट करिए। अमित जी, ये कल्याण सिंह जी का श्रद्धांजलि सभा थी या स्मृति प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने उसको राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। आपको कल्याण सिंह जी की बात ही करनी चाहिए थी वहां पे। और कल्याण सिंह जी का बीजेपी ने क्या अनादर किया सबको पता है, अलग पार्टी बनानी पड़ी, जबकि राम मंदिर आंदोलन में उनका कितनी बड़ी भूमिका थी। और ये मुलायम सिंह जी की पार्टी गई नहीं गई वो तो राकेश जी जवाब देंगे। लेकिन आप जो प्रश्न कर रहे हो उत्तर प्रदेश में बार बार पीडीए, इनको कितना आतंकित हो रहे हैं, भयाक्रांत हो रहे हैं, भाई कंफ्यूजन है, पब्लिक परेशान है, तो आप तो बढ़िया है
उनको नहीं समझ आ रहा, आप तो जीत जाओगे, वॉकओवर मिल जाएगा। दूसरी बात है, मैं हमेशा करता हूँ, जो ब्राह्मण वोटों से परेशान हो रहे हैं, 15% ब्राह्मण वोट, इन्होंने ब्राह्मणों का ब्रह्म हत्या प्रदेश बनाया उत्तर प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ की सरकार एंटी ब्राह्मण है, ब्राह्मण विरोधी है। जब भी पिछले साल सितंबर में 55 विधायकों ने मीटिंग करी थी, बीच में आ रहा हूँ खेमचंद जी, आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। आज आ रहा हूँ खेमचंद जी, आ रहा नहीं हूँ मानेंगे। खेमचंद जी, आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। आप वरुण जी कंप्लीट करिए। पार्टी ने ही उनका साथ दिया इसलिए है। ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा। और जब पता है कि ब्राह्मण बीजेपी से अलग होएगा तो दूसरी पार्टियां अगर उनको आकर्षित करती हैं तो क्या बुराई है? ये नहीं कर रहे क्या? भिन्न भिन्न प्रकार की हरकतें, इसको ले लो, उसको ले लो, छात्रों को ले लो, कितना नाटक रच रहे हैं 12 साल से पूरे देश में। 10 साल से यूपी में कितने बुलडोजर चला दिए गरीब बच्चों के। अभी खेमचंद वैसे जी को ऑडियो डाउन करिए। हाँ, आप कंप्लीट करिए। ऐसे आदमी को आप ये गंदी हरकतें नहीं, आप कंप्लीट करिए, मैंने रोका है उनको, आप कंप्लीट करिए जल्दी से। बीजेपी ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है। मैंने कई बार डिबेट्स में कहा, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी का अहंकार और उनका आचरण ब्राह्मण विरोधी है, और वो ये बीजेपी के गले की हड्डी बन चुके हैं। आप बाबाओं को लाके अगर राजनाथ सिंह जी होते और कोई होते, समझदार व्यक्ति होते, मनोज सिन्हा जी होते, तो ऐसी हरकतें नहीं होती। और ये इनके गले की हड्डी बन गई। योगी आदित्यनाथ जी को हटा नहीं सकते, ब्राह्मण इनको वोट देगा नहीं। सब एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि फलानी पार्टी ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण समर्थन करने वाली पार्टी कौन सी है, सवाल ये बरकरार है। अच्छा, आप कंप्लीट करना चाहते हैं, कर लीजिए, ठीक है, 10 सेकंड। एक चीज और रह गई मेरी। हाँ, अखिलेश यादव जी अगर सुन रहे हैं इस डिबेट को, अगर सुनते हैं टीवी, मुझे नहीं पता, अगर सुन रहे हैं इस डिबेट को जो उत्तर प्रदेश के लिए अहम रखती है कि आपका चैनल, तो मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी की भारतीय जनता पार्टी है, इसके अनर्गल बयानों पे बार बार अपनी पार्टी को जवाब देने से रोकें, खुद भी नहीं दें और उनके प्रवक्ता भी नहीं दें, नेता भी नहीं दें। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी उलझाती है बयान दे देकर, फिर पीछे भागते हो, फिर उसकी कंट्रोवर्सी बनती है। तो आप जवाब भी क्यों दो ऐसे लोग? हाँ, मुश्किल में फंसते हैं सर, मुश्किल में फंसते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि हमारे पी का मतलब पंडित है, तो साथ ही साथ राजकुमार भाटी का बयान भी सबको याद आता है, जब उन्होंने पंडित की परिभाषा अलग तरीके से बताई थी। वहां मुश्किल उनके सामने पड़ती है। खेमचंद जी, आपका काउंटर। देखिए, ये ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के हिसाब से, अब जो इनको लग रहा है कि चुनाव आ रहा है और इनका बंटाधार होने वाला है, ये जीत इनके लिए बहुत दूर की बात है, तो सोचा कि चलो ब्राह्मणों को ही हम लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के रूप में साफ निर्देश हुआ करते थे, अगर बनिया ब्राह्मण आ रहा है तो उसको दरवाजे से भगा दो, उसको ललकार, उसको कोई काम नहीं करना है उसका, ये साफ निर्देश समाजवादी पार्टी वालों के रहते थे। इसीलिए कभी भी समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को विश्वास करते हुए की पोजीशन नहीं दी, ब्राह्मणों को सेंटर में नहीं रखा। अब जब हालत उनकी खराब हो गई तो इस बार एलओपी ब्राह्मण बनाने का काम किया, टोकनिज्म करने का काम किया, लेकिन आज भी जो एक्चुअल पावर है वो ब्राह्मणों के पास समाजवादी पार्टी में नहीं है, क्योंकि वो पावर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत सीईओ उसके अखिलेश जी बने हुए हैं और उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो उनके चाचा बने हुए हैं, भतीजे बने हुए हैं। तो बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं, बाकी कोई वहां पे कहने लायक, मतलब उसके कोई शेयर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इनके जिलाध्यक्ष देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने ब्राह्मणों को इन्होंने सम्मान दिया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ टोकनिज्म कर रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस हमेशा से डिवाइड एंड रूल की बात करती आई है और डिवाइड एंड रूल के तहत वो सोचती है कि उसको पुनः उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका जो वोट बैंक है वो अलग अलग नहीं है। किसी जमाने में हुआ करता था कि कांग्रेस का कुछ एक अपना वोट बैंक होता था, समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक होता था, लेकिन आज इन दोनों का वोट बैंक मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सुकुड़ के मुस्लिम कट्टरपंथी ही रह गए हैं, या परिवारवाद की राजनीति करने वाले कुछ इनके जो स्पेसिफिक परिवार है वो इनके पास बचे हुए हैं। आज छत्तीस समाज की अगर जो बात करती है, छत्तीस जाति की जो बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के आधार पे सभी के लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी है। हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बराबरी के साथ आगे लेके जा रहे हैं। हाँ, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत हम ये नहीं करें कि हम मुस्लिम के लिए काम करेंगे, हम इसके लिए काम करेंगे, हम उसके लिए काम करेंगे, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें चारों ओर से समर्थन मिल रहा है। मैं तो समझता हूं कि पिछड़ों के खिलाफ। वरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राकेश भाई के बाद मैं आऊंगा आपके पास, आप काउंटर करिएगा। ठीक है सर, आगे आपकी बात। राकेश भाई, अगर पीडीए में हर कोई है, अगर आपकी पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, पंडित भी है, पीड़ित भी है, तो फिर अलग अलग परिभाषा देने की जरूरत क्या है? आप बोलिए ना कि आप उत्तर प्रदेश के सभी 23-24 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, आप फिर उसमें अलग अलग क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको अलग अलग बार बार परिभाषा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलिए कि आप सभी 23 करोड़ 24 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं।
दरअसल ये समस्या सिर्फ खेमचंद जी की पार्टी को है। खेमचंद पार्टी को सिर्फ किस तरीके से पीडीए से चूंकि औहदे गिर चुके हैं 24 में, तो उसका काट ढूंढ रहे हैं कि पीडीए का काट क्या। अभी ये बहुत कल्याण सिंह के बारे में बहुत उनके पास संवेदना है, बहुत वेदना है। हम जानना चाहते हैं कि प्रेरणा स्थल में कल्याण सिंह की स्टैच्यू क्यों नहीं लगी। वो पिछड़े के बड़े नेता थे, वो राम जन्मभूमि के मुख्य चेहरा थे, तो आपने जो 3 मूर्ति लगाई उसमें चौथी कल्याण सिंह जी की क्यों नहीं लगाई। आपका पिछड़ा चेहरा उजागर हो चुका है और पिछड़ा जान चुका है कि किस तरीके से आप पिछड़ों के साथ भेदभाव करते हैं। वोट लेने के खातिर आप उनको सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं। जब वो कहेंगे हमने उनको राज्यपाल बनाया था, प्रतिमा आप लगवा दीजिएगा। किसी से नहीं छुपी है राकेश भाई, वो कहेंगे हमने कल्याण सिंह जी को राज्यपाल बनाया था, हमने सम्मान दिया था, और रही बात प्रतिमा की, आप लगवा दीजिएगा वो। अरे अमित भाई, आप तो ऐसे काउंटर करते हैं बीजेपी वालों को जैसे लगता है कि आपको ही मिर्ची लगती है। क्या गलत बोल दिया मैंने? आपको क्यों मिर्ची लगी? मैं कह रहा हूं प्रतिमा आप लगवा दीजिए। मैं कह रहा हूं वो कहेंगे हमने उनको राज्यपाल बनाया, आप प्रतिमा लगवा दीजिएगा। जज की कुर्सी पे बैठ के न्याय थोड़ा हम लोगों की तरफ कम करिए, मगर थोड़ा। अरे कमाल करे राकेश भाई, मैं कह रहा हूं जैसे आप इस बात से, राकेश भाई आप इस बात से व्यथित है ना कि उस पार्क में कल्याण सिंह जी की मूर्ति क्यों नहीं लगी, उसी पर तो मैंने कहा कि आप लगवा दीजिएगा। मैं जो इन्होंने अभी कल्याण सिंह के नाम पे आंसू बहा रहे थे, उनके पुण्यतिथि पे राजनीतिक स्टैंड खेल रहे थे, तो पूरा पिछड़ा समाज अपनी खुली आंखों से देख रहा है कि उस 3 मूर्ति में इतने बड़े पिछड़ा के नेता को स्थान क्यों नहीं मिला। ठीक है खेमचंद जी, प्रभु श्री राम इसी पर आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वोट, पिछड़ों का वोट तो आपको चाहिए, आप कल्याण सिंह जी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वैसा सम्मान आपने नहीं दिया, और यही कारण है कि आपसे अलग होकर उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी। मैं ले रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पर जवाब ले रहा हूँ। राकेश भाई इस पॉइंट पर जवाब ले रहा हूँ मैं। खेमचंद जी, और बाबू जी वापस फिर अपने मूल पार्टी में आए और उनको पूरा मान सम्मान दिया गया, उनको राज्यपाल बनाया गया, और जो सीनियर लीडर को मान सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान पूरा दिया गया। और जब वो इस दुनिया से गए तो हमारी जितनी भी लीडरशिप थी टॉप से लेके बॉटम तक, उन्होंने सम्मान के साथ बाबूजी को विदा किया, सम्मान के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में। आज जब उनकी पुण्यतिथि है तो उनको श्रद्धांजलि दी गई है, खुद मुख्यमंत्री जी गए हैं, लाखों लोग आए, हर जगह, ना सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे सीएम पहुंचे, बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबूजी को सम्मानित किया है, श्रद्धांजलि दी है, याद किया है, नमन किया है उनके कार्यों को। जो नए जनरेशन के कार्यकर्ता, लेकिन एक सच ये है कि बीच में वो आपसे नाराज हुए, आपसे दूर हुए, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, बाद में भले आपके साथ आए वो, लेकिन बीच में कड़वाहट आई थी, वो एक सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। वरुण जी अपनी बात कंप्लीट करिएगा आप, लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल ये, क्या राजनीतिक मजबूरी है, क्या राजनीतिक मजबूरी है कि जातियों की बात बार बार की जाए, बार बार पिछड़ों की बात की जाए, अगड़ों की बात की जाए, कभी अल्पसंख्यक की बात की जाए, कभी आदिवासी की बात की जाए? मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये कहने के बजाय बार बार जातियों का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि सियासी मजबूरी है। यही 2027 की भी मजबूरी होगी। अमित जी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सारे मीडिया को प्रश्न उठाना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये जातियों के इन बातों पर क्यों चुनाव लड़ते हैं, किसने क्या काम किया, अपना वो प्रोजेक्ट बता कि तो हनुमान जी की जाति कौन बता रहा था? योगी आदित्यनाथ जी बता रहे। भगवान का अनादर हनुमान जी को नचा रहे हैं आप। मतलब कितने बलराज मधोक जी भी इनके अध्यक्ष रहे हैं, उनका तो नहीं संस्कार, इनका तो नहीं कर रहे, कोई श्रद्धांजलि दे रहे, कुछ दे रहे। कल्याण सिंह जी को राज्यपाल क्यों बनाया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को स्थापित करना था, राज्य से बाहर करना था, इसलिए बनाया। तो ये तो राजनीति है, मैं ये नहीं कह रहा गलत किया, अच्छा किया इन्होंने, लेकिन जहां तक आदर की बात है, आदर उनको नहीं मिल पाया, सम्मान जिसके वो हकदार। लेकिन अलग बात यह है, आपने जाति की बात की, मैंने आपको फिर ब्राह्मण बात इसलिए करी क्योंकि एक एंटी ब्राह्मण सरकार रही है, इसका आचरण ऐसा रहा है। मैं कांग्रेस बीजेपी या समाजवादी की बात नहीं कर रहा। योगी आदित्यनाथ जी के जो भाषण है, बयान है, वो फिर बोलने लगे बीच में। ये संस्कार है आपके। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अब कंप्लीट करिए अपनी बात। ठीक है। दिल्ली में उनका ब्राह्मण समाज की कदर असंतुष्ट है इनसे, जब भी तो 55 विधायकों ने मीटिंग करी, क्यों करी? कोई कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने थोड़ी कराई थी। उसके बाद कितने घबराहट हो गई, उसके बाद भी आज भी मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता नहीं ब्राह्मणों को सम्मान देने की। और क्यों हम क्यों इसमें कांग्रेस बीजेपी क्या करेगी? अगर ये अपने समाज की बात कर सकते हैं
हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सब अपने समाज की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? जाति की बात की जाए, सियासी मजबूरी है क्या? इसी पर क्लोजिंग कमेंट खेमचंद जी आपका, उसके बाद राकेश भाई आपका भी। जाति की बात होती रहे, सियासी मजबूरी है क्या? जातिवाद वाली राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम कर रहे हैं। हम काम सबके लिए करते हैं। वर्क फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन की हमारी पॉलिसी है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत, इसीलिए इनको अपने शब्दों को हर जगह अलग अलग मीटिंग में अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से रखना पड़ता है। ये भूल जाते हैं। राकेश भाई, ऐसा तो नहीं हुआ कि 27 का चुनाव आते थे पी मतलब पाकिस्तान हो जाएगा जैसा बीजेपी कह रही है? ठीक है, हो गया। राकेश भाई, दरअसल अमित भाई, हम तो कह रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं। पूरा देश जानता है कि जाति है। जब इस देश के प्रधानमंत्री 14 में चुनाव लड़ रहे थे तो वो भी चिल्ला चिल्ला के मीडिया में कह रहे थे मैं पिछड़ा का बेटा हूं, पिछड़ा का बेटा हूं। जब इन्होंने आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम को बनाया तो यही लोग कह रहे थे कि हमने आदिवासी को सम्मान दिया। तो जाति अगर नहीं होती और जाति की राजनीति नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके का नरेशन सेट नहीं करती। और हम तो जानना चाह रहे हैं कि पहले डिबेट में शुरुआती दौर में खेमचंद जी ने कहा कि पिछड़े के नेता थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी। तो ये समझ लीजिए कि ये जाति पिछड़ों के नेता के नाते ही वो पुण्यतिथि मनाई आप किसी बात पर खत्म कर देते हैं जो आप कह रहे हैं कि जाति है कि जाति नहीं, और जाति है तो फिर जाति राजनीति होगी और वही हो रही है। सारी बातों का सार यही कि सियासत में सब राजनीति करने के लिए, कोई गिल्ली डंडा खेलने की तो है नहीं। कोई पीडीए की बात करेगा, कोई सबका साथ सबका विकास की बात करेगा। ये वोटर को समझना होगा कि कौन सियासी बात कर रहा है और कौन उनके हित की बात कर रहा है, और ये 27 में वोटर तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2-2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।